फ्रेंड्स में बात करने वाले फ्यूज के बारे में। फ्रेंड्स फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका यूज हम लोग अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स घरों में अगर ओवरलोड प्रोटेक्शन की जगह केवल फ्यूज यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। हालांकि इसके जगह पर एमसीबी आ गया, तो इससे पहले कई वीडियोस में मैंने एमसीबी के बारे में बताया है। तो फिलहाल हम बात करेंगे फ्यूज के बारे में। तो चलिए फिर देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि आपके घरों में लगने वाले जो फ्यूज होता है रिवायरेबल फ्यूज होता है। तो रिवायरेबल फ्यूज फ्रेंड्स प्रचलन खत्म हो गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्यूज होते हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि फ्यूज का इन्वेंशन किसने किया है। तो फ्यूज का इन्वेंशन सर एडिशन ने किया था। तो फ्यूज एक तरह का शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है, वो छोटा सा एक पीस होता है मेटल का, जिसमें आप रिवायरेबल टाइप का फ्यूज में आप इस मेटल को बाइंड करके यूज में लाते हैं जनरली। तो फ्रेंड्स रिवायरेबल फ्यूज यानी कि एक तरह का किटकैट फ्यूज है। तो इसके अलावा बहुत सारा का फ्यूज होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। अगर फ्रेंड्स फ्यूज को क्लासिफाई करें तो यहाँ पर फ्यूज दो तरह के मिलेंगे, एसी टाइप के, डीसी टाइप के। और एसी टाइप में फ्यूज को क्लासिफाई करें तो यहाँ मिलेंगे लो वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज। और हम बात कर लेते हैं लो वोल्टेज फ्यूज के बारे में, यानी कि कार्टेज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज टाइप का। और रिवायरेबल फ्यूज यानी कि फ्रेंड्स किटकैट फ्यूज, स्ट्राइकर फ्यूज टाइप का, ड्रॉप आउट टाइप का फ्यूज। तो ये सारे लो वोल्टेज फ्यूज हैं। और अगर आप बात करें कार्टेज फ्यूज में कितने टाइप के होते हैं, कार्टेज फ्यूज यहाँ दो टाइप के होंगे, डी टाइप फ्यूज होंगे और लिंक टाइप फ्यूज होंगे। और यहाँ लिंक टाइप फ्यूज दो तरह के हो जाएंगे, ब्लेड टाइप का और बोल्ट टाइप का। उसी तरह फ्रेंड्स हाई वोल्टेज फ्यूज तीन तरह के होते हैं। हाई वोल्टेज फ्यूज जो होंगे वो होंगे कार्टेज टाइप का एचआरसी, लिक्विड टाइप का एचआरसी और एक्सप्लोजन टाइप का एचआरसी। तो फ्रेंड्स एचआरसी यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है एक तरह का। तो फ्रेंड्स यहाँ से सप्लाई आती है, यानी कि सब स्टेशन पर हाई टेंशन पर भी फ्यूज लगे होते हैं, जो कि 11 kV पर 33 kV पर फ्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज बढ़ते जाता है तो फ्यूज का डायमीटर होता है वो कम होता जाता है, अगर वोल्टेज कम होता जाता है तो डायमीटर बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर 11 kV पर आपने जो फ्यूज लगाया है वो मोटा होगा एज कम्पेयर टू 33 kV के, और अगर 230 में आपने जो फ्यूज लगाया है वो मोटा होगा एज कम्पेयर टू 11 kV। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज का डायमीटर घटते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने पर करंट घटता है इसलिए फ्यूज का डायमीटर घटता है। इसलिए चलिए फ्यूज का कुछ लॉ है उस चीज को समझ लेते हैं। तो फ्यूज का क्या लॉ है? फ्यूज लॉ के अनुसार है फ्रेंड्स, फ्यूज की करंट कैरिंग कैपेसिटी उसमें होने वाले एलिमेंट के मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ और सरफेस और सराउंडिंग पर निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बता दूं क्या है ये। तो इसके अनुसार क्या होता है फ्रेंड्स, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इक्वल टू हीट लॉस ड्यू टू, आप बोल सकते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीनों कारण क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका हीट लॉस होता है। तो हीट प्रोड्यूस जो होगा ये किसके बराबर होगा, हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक चीज समझ लेते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू, यानी आई स्क्वायर यानी क्या, आपका एक तरह का वॉट हो गया। तो ये होता है कॉन्स्टेंट इंटू डी इंटू एल, यानी डायमीटर इंटू लेंथ के। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर डी है जो आपका डायमीटर हो जाता है, एल लेंथ हो जाता है, और एरिया अगर कंसीडर करें तो एरिया ए जो आपका एरिया हो जाता है। तो आई स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, आई स्क्वायर एंड आर की जगह लिख सकते हैं रो एल डिवाइड बाई ए। आपको पता है फ्रेंड्स कि आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों को। तो अगर नहीं पढ़ा है तो जान ले कि आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। आर रेजिस्टेंस हो गया, ए एरिया हो गया, एल लेंथ हो गया, रो जो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हम के लिख सकते हैं और डायमीटर को डी इंटू एल। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई स्क्वायर रो एल बाई, अगर हम मान लीजिए कि सर्कुलर में अगर आपका वायर है तो उस केस में यहाँ पर वायर का यहाँ लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे और हम यहाँ पर इसको इसके बराबर कर देंगे के डी एल। ठीक है, फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रो एल बाई, पाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं डी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के डी एल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एल से एल कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है डी की पावर 3 के, यानी कि ये जो डी के स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा और इसके इधर जाने के ये क्यूब में हो जाएगा और एल टू एल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर जो 2 टू द पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर रो, ये जो है कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आई स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल डी की पावर 3 के, अगर हम इसे प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं आई इक्वल टू के डी टू द पावर 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका एक फॉर्मूला जो निकल के आता है। यहाँ पर रिलेशन एक दिखाता है कि यहाँ डायमीटर जो है
किस तरह से रिलेट कर रहा है करेंट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस फार्मूला से आपका वायर का डायमीटर और करंट के बीच के रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो के है, के कांस्टेंट है जो कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में के की वैल्यू होती है 2530 सेंटीमीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की होती है 1873 इन सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह हम बात करें फ्रेंड टेन की, तो टीन की जो वैल्यू होगी के की वैल्यू में 405.5 इन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लेड की बात करें तो लेड की जो वैल्यू होगी 340.6 इन सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है के की वैल्यू। तो यहाँ पर आप के की वैल्यू अप्लाई करके और यहाँ पर करंट की वैल्यू आपको पता है तो वो निकाल सकते हैं, और डी की पावर 3/2 फॉर्मूला पर रख करके आप डायमीटर निकाल सकते हैं कि एक फ्यूज का वायर का डायमीटर क्या होना चाहिए इस करंट के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको छोटा सा कैलकुलेशन है। अगर आपको आई की वैल्यू नहीं निकालने आ रहा है, चलिए फ्रेंड्स इसको मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू RI। तो यहाँ पर इस ओम्स लॉ का इस फॉर्मूला में आई की वैल्यू निकालना है, तो आई की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V/R हो जाएगा आई की वैल्यू निकालने पर। तो हमें आई की वैल्यू निकालना है, V/R कर देंगे तो आई की वैल्यू निकल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको आपके घर में अगर कोई आपका सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, न्यू सिस्टम आप लगा रहे हैं, न्यू वायरिंग करा रहे हैं, तो उस केस में आपको आई के वैल्यू नहीं पता होगा कि आपके घरों में कितना करंट बह रहा है, ना ही आपको पता होगा कि आपके घरों में टोटल आर की वैल्यू कितनी है। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए आपके वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको जस्ट यही करना होगा, W को फॉर्मूला में लाना होगा, W इक्वल टू V इंटू आई करना होगा। और आपको W का वैल्यू पता है क्योंकि फ्रेंड्स एक बल्ब की मान लीजिए 100 वाट का आपका एक बल्ब है, एक टीवी आपको 40 वाट का। तो आप इस तरह कैलकुलेशन करके मान लीजिए आपका W की वैल्यू आ रही है 2000 वाट। फॉर एग्जाम्पल 2000 वाट आपका W की वैल्यू आ रही है, और आपको पता है कि V की वैल्यू जो है 220 वोल्ट है। तो आप करंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पर करंट की वैल्यू हो रही है 10। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर करंट की वैल्यू 10 एम्पियर आ रही है। आप यहाँ पर 10 एम्पियर को आप बताए हुए प्रीवियस फार्मूला के थ्रू यहाँ पर एक वायर का डायमीटर निकाल सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसे 10 को यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आ रहा है वैल्यू यहाँ पर 15 एम्पियर। तो ये 15 एम्पियर जो आ रहा है फ्रेंड्स, ये आपका रिवायरेबल फ्यूज़ का एक वायर का करंट रेटिंग है जो कि आपको यूज़ में लाना है। अगर आपके घर में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको यहाँ पे 15 एम्पियर का वायर का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको 1.5 से 2 गुना लेना पड़ेगा आपके रेटेड करंट के। आपके घरों में जो भी करंट फ्लो हो रहे हैं उसके 1.5 से 2 गुना आपको फ्यूज़ को यूज़ में लाना है किटकैट फ्यूज़ के केस में, यानी कि रिवायरेबल फ्यूज़ के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जो भी आपका एम्पियर है इंटू 1.5 या फिर 2 मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है फ्यूज़ एलिमेंट का करंट रेटिंग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ्यूज़ का जो मेल्टिंग होने का जो टाइम होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए कि आपका ये T है, जो T टाइम हो गया, जो मेल्टिंग टाइम हो गया, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/I के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि 1/I के, यानी कि जब करेंट की वैल्यू कम रहेगा तो टाइम जो होगा ज़्यादा लगेगा, और उसी तरह वाइस वर्सा जब करेंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो उस केस में टाइम कम लगने वाला है, यानी कि फ्यूज एलिमेंट जो है वो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूज एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमेशा कम होता है, और फ्यूज एलिमेंट का रेसिस्टेंस भी हमेशा कम होता है। फ्रेंड्स रेकमेंड किया जाता है कि फ्यूज एलिमेंट जो सिल्वर ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसका रेजिस्टेंस सबसे लो होता है। तो लेकिन ये इतने कॉस्टली होने के कारण हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, पहले आपने यूज़ भी किया होगा। लेकिन स्मॉलेस्ट वे में आप देखें तो लेड और टीन का कॉम्बिनेशन ही यूज़ किया जाता है। इसमें लेड की वैल्यू जो होती है 37% होती है, और टीन की जो वैल्यू होती है वो होती है 63% जनरली। तो इसी के कॉम्बिनेशन से आप एक फ्यूज वायर बना सकते हैं, जो कि आपको बना बनाया मिलता है मार्केट से। तो ये इसी के कॉम्बिनेशन को चेंज करके डिफरेंट टाइप का फ्यूज वायर बनाते हैं। ठीक है, देखिए इस किटकैट फ्यूज़ का एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज मैं आपको बता दूं, ये लो कॉस्ट में होता है, अवेलेबल हो जाता है। ये MCB की तरह ज़्यादा कॉस्टली आपको नहीं मिलता है। इसमें मेंटेनेंस को ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड क्या है कि इसमें ऑपरेशन के लिए मिनिमम टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कंपेयर करूँगा कि MCB कंपेयर में मिनिमम टाइम ऑपरेशन के लिए लेता है, बट कम टाइम में भी ये ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है फ्रेंड्स, ये अगर बार बार ये फ्रिक्वेंटली ये फ्यूज़ आपका उड़ रहा है तो उस केस में आपका ये कॉस्ट जो रहता है बढ़ते चला जाता है। ठीक है,
और इसके बार बार रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूज़ के बारे में, ये फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ का कैलकुलेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी इस तरह का फ्यूज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो फिर आप एक काम कीजिए, आप IAS स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए। IAS स्टैंडर्ड है, आप इस स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर सकते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड है। तो आप इस स्टैंडर्ड में जाइएगा तो आपको वहाँ भी कुछ फ्यूज़ की जानकारी मिल जाएगी, फ्यूज़ के बारे में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिकमेंडेड किया है इन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।